शीतारा ने आहट सुनकर आंखें खोल दी। दाई माँ ने आकर कहा, बेटी आराम करो, ज़्यादा मेहनत करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ आराम करूँगी, अभी वो आदिल रह गया है। मैं तो कहती हूँ उसका किस्सा ही ख़त्म कर दो, वो हमारे किसी काम का नहीं है। जिंदा रहेगा तो हमारे जाने के बाद भी इस्लामाबाद में कहता फिरेगा कि फरहाद भाईजान की होने वाली बहू यहाँ आई थी। पता नहीं कमबख्त ने कैसे भाईजान का रिश्ता कायम कर लिया है। दाई माँ, मैं उसे यूं ही कत्ल करके यहाँ से जाऊंगी तो मुझे क्या हासिल होगा? उसकी जान लेने का कुछ तो फ़ायदा हासिल होना चाहिए। तुम क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती हो? मुझे जान पर खेलने वाले आलयकारों की ज़रूरत है। मैं आदिल को ऐसे ही जांबाज गुलाम बनाऊंगी। क्या वो सो रहा है? जाग रहा है, बाथरूम गया था, वहाँ से वापस आते ही कमज़ोरी से गिर पड़ा। मैंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर पहुँचाया है। मुझसे इल्तिजा कर रहा था कि मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं। तुम इन दोनों की तवानाइयाँ वापस लाने के लिए देसी नुस्खे से दवाएं तैयार करो, मैं उस पर अमल करने जा रही हूँ। बेटी पहले तुम कुछ खा लो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं खाती हूँ, क्यों मुझे भूखा मार रही हो? बस 1 घंटा इंतज़ार करो, फिर मैं तुम्हारे साथ पेट भर कर खाऊंगी। वो वहाँ से उठकर चलती हुए कमरे में आई, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। आदिल चंगेज़ी एक बिस्तर पर पड़ा था। उसने सर उठाकर देखा, फिर उसका सर कमज़ोरी से तकिए पर आ गया। वह बीमार सी आवाज़ में बोला, शीतारा, मुझसे दुश्मनी क्यों कर रही हो? मेरा कसूर क्या है? इससे बड़ा कसूर क्या हो सकता है कि तुमने मेरी असलियत जान ली है। प्लीज़ ख्याल ख्वानी के ज़रिए ब्रेन वॉश कर दो, मैं तुम्हारी असलियत भूल जाऊंगा। उसके बाद मुझे इस कैद से रिहा कर दो, मुझे किसी अस्पताल में पहुंचा दो। मैं यही करने आई हूँ। तुम्हारे सरहाने बड़े से प्याले में तवानाई बख्श हुरैरा रखा हुआ है, उसे पी जाओ, तुम्हारी ये कमज़ोरी जाती रहेगी। नहीं, मैं यहाँ कुछ भी खाता पीता हूँ तो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता हूँ। इसे पीने पर मजबूर ना करो, मैं यकीन दिलाती हूँ इसे पीने से तवानाई हासिल होगी। उसने आदिल के दिमाग पर कब्जा जमाया, वो उठकर बैठ गया। फिर किसी हिलो हुज्जत के बगैर बड़े से प्याले को उठाकर पीने लगा। वो बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने प्याला खाली करने के बाद सरहाने वाली मेज़ पर रख दिया, फिर आराम से चारों शाने चित लेट गया। शीतारा ने पूछा, तुम अपने फरहाद भाईजान से बहुत मोहब्बत करते हो? वह नाराज़ी से बोला, मेरे सामने भाईजान का नाम न लो, मैं मुसलसल मुसाइब झेल रहा हूँ, मगर भाईजान तो क्या भाभी जान भी मुझे मुसीबतों से निजात दिलाने नहीं आ रही हैं। क्या मोहब्बत और रिश्तेदारी ऐसी होती है? मुझे अफसोस है कि तुम्हारे वो रिश्तेदार बेमुरव्वत निकले। अब सब्र करो और आंखें बंद कर लो। उसने आंखें बंद कर ली। शीतारा ने उसे गहरी नींद में पहुंचा दिया। फिर उसके ख्वाबीदा दिमाग से पूछा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? वो बोला, हाँ सुन रहा हूँ। तुम्हारा कमज़ोर और शिकस्त खुर्दा दिमाग मेरे सामने बेबस है। तो मेरे मामूल और ताबेदार बनने के लिए आमादा हो? मैं तुम्हारा मामूल और ताबेदार बनने पर आमादा हूँ। तुम मेरे मामूल बन रहे हो, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिमाग मेरे सामने झुक रहा है। तुम मामूल बन रहे हो, अपनी खुददारी और गैरत को मेरे हवाले कर रहे हो, मेरे मामूल बन रहे हो। वो उसके साथ साथ बोलता रहा, मैं तुम्हारा मामूल बन रहा हूँ। वो रफ्ता रफ्ता उसे ट्रांस में ले आई, फिर बोली, मैं हुक्म देती हूँ मेरा नाम भूल जाओ। मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। मैं पूछती हूँ मेरा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। तुम अपना नाम और मज़हब भी भूल जाओ। तुम मुसलमान नहीं हो और तुम्हारा नाम आदिल चंगेज़ी नहीं है। मैं मुसलमान नहीं हूँ और मेरा नाम आदिल चंगेज़ी नहीं है। तुम एक यहूदी हो। तुम्हें 24 घंटे के अंदर जिस नाम के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह मिलेंगे, तुम उसी नाम और शख्सियत को अपना लोगे और इसराइल चले जाओगे। उसने इन अहकामात की तामील करने का वादा किया। वो बोली, तुम अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस करोगे और फ़ौरन ही सांस रोक लिया करोगे। सिर्फ मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगे। आदिल ने उसके अहकामात दोहराए। शीतारा ने कहा, तन्वीमी नींद से बेदार होने के बाद तुम बानो शहनाज को अपनी बहन समझोगे और इसके किसी मामले में मुदाखलत नहीं करोगे। वो बोलती रही और अपने ज़रूरी अहकामात उसके दिमाग में नक्श करती रही। फिर उसे सोने के लिए छोड़ दिया। कमरे से निकलकर खाने की मेज़ पर आई। पहले वॉश बेसन में साबुन से हाथ को अच्छी तरह धोया, फिर कुर्सी पर आकर बैठ गई। दाई माँ ने उसके सामने खाना लगाते हुए कहा, तुमने कई दिनों से अपनी किसी डमी से रब्ता नहीं किया है। पता नहीं तुम्हारे दुश्मनों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है। उनसे बाखबर नहीं रहोगी तो फिर गफलत में मुसीबतें उठाओगी। ये सोचने से हौल उठता है कि तुम अकेली जान हो और दुश्मन हजार हैं। ये दुश्मन तुम्हें मसाइल के वजनी पत्थर मारते रहते हैं। वो लुकमा चबाते हुए बोली, पाशा के आ जाने से मेरे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। क्या तुम उसे साथ रखोगी? उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी, लेकिन एक शहर में रहा करूंगी। जहाँ जाऊंगी वहाँ ये मेरी नज़रों के सामने रहेगा। और आदिल, मैं उसके बारे में सोचूंगी। थोड़ी देर खामोश रहो। वो खाते खाते वॉशिंगटन पहुँच गई। अपनी एक डमी को मखसूस कोड वर्ज सुनाकर बोली, मैं बीमार थी इसलिए इतने दिनों रब्ता न कर सकी। रिपोर्ट सुनाओ। मादाम, यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। सुपर मास्टर एंटोनी पाउलिया मारा गया है। उसकी जगह एक नया सुपर मास्टर है जिसका नाम जॉन ब्लोशर है। पिछले 2 दिनों में जनरल वास्कोडी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। फ़ौज और हुकूमत के तमाम मकाबरीन उसके मशवरों पर चलते हैं। जॉन ब्लोशर को उसी की सिफारिश पर सुपर मास्टर बनाया गया है।
शीतारा ने पूछा, सुपर मास्टर एंटोनी पाउलिया क्यों मारा गया? मादाम, ये अंदर की गहरी बात है, मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे, एक अहम रिपोर्ट यह है कि मैंने परसों शाम को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मरीना को देखा था। क्या वो तनहा थी? जी हाँ, स्विस एयर के इख्तियार से आई थी। एक और अहम बात यह है कि जनरल की साली रोजी उसके इस्तकबाल के लिए आई हुई थी। वो रोजी के साथ जा रही थी। मैं उनका ताकुब न कर सकी। कस्टम वालों ने मुझे चेकिंग के लिए रोक लिया था। शीतारा ने कहा, फिर तो यह बात समझ में आ रही है कि जनरल वास्को डी बहुत ज़्यादा अहमियत क्यों इख्तियार कर रहे हैं। मरीना से उसकी दोस्ती हो गई है और वो उसके सर पर सवार होकर इस मुल्क की बिसात पर अपने पसंद के मोहरे चल रही है। अब ये मालूम करो कि उसने वहाँ कौन सा खेल शुरू किया है। इस मुल्क में सबसे अहम ट्रांसफार्मर मशीन है। शायद वो मालूम करना चाहती हो कि मशीन की खराबियाँ दूर हो चुकी हैं या नहीं, या शायद वो इस मुल्क के इकलौते टेलीपैथी जानने वाले विक्की सोल को ट्रैप करने में मसरूफ़ हो। वो मशीन का नक्शा हासिल करने की भी कोशिश कर सकती है। मैंने यही मालूम करने के लिए अपने भाई पेपे सरना डमी को जर्नल के पीछे लगा दिया है। वो उसका ताकुब करता हुआ मियामी शहर गया है। शीतारा ने कहा, तुम एयरपोर्ट से मरीना का ताकुब ना कर सकी, लेकिन सीधी सी बात है, जनरल की साली पर नज़र रखोगी तो जल्द ही मरीना का सुराग मिल जाएगा। मैं यही कहने जा रही थी कि उस पर मेरी नज़र है। रोज़ी अपने बहनोई के साथ मियामी गई है। ये बात गौरतलब है कि जनरल अपनी साली को वहाँ ले गया या साली जनरल को वहाँ ले गई है। मादाम, बात तो एक ही है। एक नहीं है। अगर साली जनरल को वहाँ ले गई है तो वो साली नहीं मरीना है। शीतारा ज़रा चुप हुई, सोचने लगी। उसे याद है कि मियामी में बहरिया का हेडक्वार्टर भी है। वो डमी से बोली, अपने साथी सरना से रब्ता करो, उससे कहो अगर जनरल साली के साथ या तनहा नेवी हेडक्वार्टर में जाए तो होशियारी से मालूमात हासिल करे कि वो क्यों वहाँ गया है और मरीना उसके दिमाग में रहकर क्या कर रही होगी। मैं फिर आऊँगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर हुई। फिर दोबारा खाना शुरू करते हुए दाई माँ को मरीना के मुतल्लिक बताने लगी। दाई माँ ने कहा, मरीना को कभी इज्जत की ज़िंदगी रास नहीं आएगी। उसे इज्जत से रहने का पहला मौका फरहाद की फैमिली में मिला। वो उनसे फ्रॉड करके भटकती हुई तुम्हारे हाथ लगी। तुम उसे इज्जत से भाभी बनाने के लिए सोच रही थी। वो तुम्हें भी चरका देकर चली गई। अब पता नहीं किस दलदल में जाकर धंसेगी। शीतारा ने लुकमा चबाते हुए कहा, मैं उस कमीनी को नहीं छोड़ूंगी। उसे पाँव की जूती बनाकर रखूंगी। सोमालिया में अगर वो मुझे धोखा न देती तो वो तमाम फार्मूले इस वक्त मेरे हाथों में होते। बेटी, अभी तुमने जनरल की साली का जिक्र किया था। मेरा दिल कहता है कि मरीना उसकी साली के भेस में उसके साथ फिर रही है। अगर तुम किसी तरह साली के दिमाग में पहुंच सको तो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगी, अब तुम खामोश रहो। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती हुई लंदन की डमी शीतारा के पास आई। फिर कोड वर्ड्स अदा करके बोली, मैं पिछले दिनों बीमार थी इसलिए रब्ता न कर सकी। तुम रिपोर्ट सुनाओ। मादाम, 4 रोज़ पहले सुपर मास्टर एंटोनी पाउलिया के कई फ़ोन आए। वो आपसे ज़रूरी बातें करना चाहता था। ये बात पुरानी हो चुकी है। एंटोनी पाउलिया मर चुका है और एक नया सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर आया है। उससे फ़ोन पर रब्ता करो और कहो शीतारा ने उसे सुपर मास्टर का ओहदा हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। जी अच्छा, मैं अभी फ़ोन करूँगी। और सुनो, इस्लामाबाद से एक नौजवान लंदन आएगा। पासपोर्ट के मुताबिक वो मुसलमान है। उसका नाम आदिल चंगेज़ी है। मैंने उसे यहूदी बना दिया है। तुम अपनी डायरी खोल कर देखो, लंदन में ऐसा कौन यहूदी नौजवान है जिसकी रिहाइश तेल अवैब में है। वह तनहा हो तो बेहतर है, उसके साथ रिश्तेदारों का बखेड़ा ना हो। तुम और सरना उस आदिल को प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए वही यहूदी जवान बनाओगे। हमारे हैप्नोटिज़म के माहिर से कहोगे कि तनमीमी अमल के ज़रिए आदिल के दिमाग में इब्रानी ज़ुबान नक्श कर दे। मैं तुम लोगों की कारकर्दगी का जायज़ा लेती रहूँगी। फिर उस यहूदी नौजवान के पासपोर्ट पर आदिल को तेल अवैब भेज दिया जाएगा। यस मादाम, आप आदिल को रवाना करें, हम उसे संभालेंगे। अब नए सुपर मास्टर को फ़ोन करो। मैं जा रही हूँ, 5 मिनट के बाद आऊँगी। वो खाने की मेज़ से उठ गई, हाथ धोकर दांतों को ब्रश किया, फिर पानी पीकर ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गई। लंदन की डमी शीतारा के पास पहुंचकर मालूम किया डमी ने नायब सुपर मास्टर के ज़रिए शीतारा की मुबारकबाद पहुंचा दी थी। सुपर मास्टर ने शीतारा से गुफ्तगू करने की ख्वाहिश जाहिर की थी और ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल का मतलब ये था कि वो बराह रास्त नए सुपर मास्टर के दिमाग में आकर गुफ्तगू कर सकती है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। डमी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं शीतारा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से सुपर मास्टर की आवाज़ आई, मिस डमी, मैं तुम्हारी मादाम से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप रिसीवर रख दें, वो आपके पास आ रही है। उसने रिसीवर रखते ही सोच के लहरों को महसूस किया। वो बोली, तुम मुझे महसूस कर रहे हो, यानी योगा के माहिर हो। शायद अपने दिमाग में बुलाने का मकसद यह है कि किसी मामले में मुझे राजदार बनाना चाहते हो। तुम दुरुस्त समझ रही हो, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। एक नियाम में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? तुम्हारे जर्नल ने मरीना को सर पर बिठा हुआ है। तुम यकीन करो, मैं मरीना के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। अलबत्ता यह शुबा था कि जर्नल की पोस्ट पर कोई ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती है। तो मरीना का नाम ले रही हो तो फिर वही होगी। मैं तस्दीक कर रही हूँ कि वो जर्नल के साथ है। अब मेरी ज़रूरत तो नहीं होगी। ऐसा न कहो, उसे जर्नल के साथ रहने दो। मैं तुम्हारा ताउन चाहता हूँ। जहाँ वो होगी वहाँ मैं नहीं रहूँगी। यकीन करो, जर्नल से मेरा कोई गहरा लगाव नहीं। यूँ समझो, मैं उसकी मुखालफत में तुम्हारा ताउन चाहता हूँ। मैंने यहाँ के सुपर मास्टरों को हराम मौत मरते देखा है।
सिर्फ एक सुपर मास्टर हॉलीमैन ऐसा था जिसे सोनिया सानी ने हराम मौत से बचा लिया। जिस तरह सोनिया सानी हॉलीमैन की बेटी और मुहाफिज बनकर रही, क्या इस तरह तुम मेरी बेटी बनना पसंद करोगी? मुझे बेटी कह रहे हो तो मैं हाजिर हूँ, तुमसे हर मामले में ताउन करूँगी। जनरल ने मुझे हमेशा अपने ज़ेर असर रखने के लिए सुपर मास्टर बनाया है। अगर मैं अपने मजाज के खिलाफ उसकी बात ना मानूं तो वो मरीना के जरिए मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तुम योगा के माहिर हो, सांस रोक लेते हो। मैं मखसूस कोड वर्ड्स अदा करूं तो तुम मुझे दिमाग में रहने दोगे। वो कोड वर्ड्स अदा ना हो तो समझ लेना मरीना किसी गलत इरादे से आई है। तुम उसे सांस रोक कर भगा दोगे। अगर तुम्हें जख्मी करके या ऐसा भी कमज़ोरी में मुब्तला करके वो तुम पर तनमीमी अमल करेगी तो मैं बाद में उसका तोड़ कर सकती हूँ। बस तो फिर मैं आज से मुतमईन रहूँगा। अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? अभी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। फ़र्ज़ करो मैं मरीना और जनरल की दोस्ती ख़त्म कर दूँ तो उसकी पुश्त पर टेलीपैथी की ताकत नहीं रहेगी। मैं तुम्हारी पुश्त पर रहूँगी तो जनरल तुमसे कमतर हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, तुम किसी तरह मुझे जनरल के दिमाग में पहुँचाओ, यानी उसे ऐसा भी कमज़ोरी में मुब्तला करूँ। हाँ, तुम आज ही उसे डिनर पर दावत दे सकते हो। आज वो सुबह से मियामी गया हुआ है, जबकि यहाँ आला हुक्काम के साथ अहम मीटिंग थी। उसने मीटिंग कैंसिल करा दी। क्या तुम जानती हो कि वो अपनी साली रोज़ी के साथ गया है? हाँ, ये भी जानती हूँ कि वो साली रोज़ी नहीं मरीना है। क्या वाकई? तुम खुद अकल से सोचो। आला हुक्काम की मीटिंग दो ही सूरतों में मनसूख हो सकती है। एक तो ये कि टेलीपैथी के जरिए मजबूर हो गया हो या कोई बड़ा फौजी मसला दरपेश हो। क्या इन दिनों कोई मसला दरपेश था? हाँ, ये बात चली थी कि ट्रांसफार्मर मशीन यूँ दुरुस्त नहीं होगी, उसके पुराने ढांचे से नई मशीन बनाई जाए। उसके लिए मशीन का नक्शा लाजमी है। अब बात समझ में आई। वो नक्शा मियामी के नेवी हेडक्वार्टर में है। मरीना जनरल को अलाकार बनाकर वो नक्शा हासिल करेगी। हाँ, यही बात हो सकती है। हो सकती है नहीं, बेशक यही होने वाला है। ताज्जुब है तुम सुपर मास्टर हो, तुम्हें ये खबर नहीं है कि वह हुकूमत और फौज की रजामंदी हासिल करके वो नक्शा लाने गया है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो मुझे कठपुतली सुपर मास्टर बनाकर रखना चाहता है। मैं जनरल को तुम्हारा ताबेदार बना दूंगी। मेरे मशवरे पर फ़ौरन अमल करो। एक हेलीकॉप्टर चार्टर्ड कराओ और जल्द से जल्द मियामी पहुंचो। छुपकर जनरल और उसकी साली पर नज़र रखो। फिर मौका मिलते ही साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से साली को जख्मी करो या जनरल को ऐसा जिस्मानी या दिमागी नुकसान पहुंचाओ कि मरीना को उसकी दिमागी कमज़ोरी का पता न चले। ठीक है, मैं अभी यहाँ से रवाना होता हूँ। मैं एक आध घंटे बाद आऊँगी। मेरे कोड वर्ड्स ये होंगे: तारा मीन्स स्टार, मी शी तारा। वह दिमागी तौर पर अपने ड्राइंग रूम में हाजिर हो गई। वहाँ से उठकर किचन में आई, फिर चूल्हा जलाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। दाई माँ ने आकर कहा, बेटी क्या कर रही हो? क्या मैं मर गई हूँ? भगवान ना करे तुम मेरी ज़िंदगी तक जिंदा सलामत रहो। तुम तो मेरा दायां बाजू हो। क्या चाय पीना चाहती हो? जी हाँ, तुम्हें तो मेरी आदत का पता है। दाई माँ ने चूल्हा बुझाकर कहा, पता है इसलिए चाय बनाकर थर्मस में रख दिया। और बोलो। वो लिपट कर बोली, ओ माय स्वीट दाई माँ, अब एक काम करो, आदिल का पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात लेकर बरतानवी सफारत खाने जाओ। मैं तुम्हारे ज़रिए बरतानिया के सफ़ीर के दिमाग में जाऊँगी। घंटे भर में आदिल को लंदन का वीज़ा मिल जाएगा। दाई माँ ने उसे एक प्याली में चाय दी, फिर आदिल का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह उसके सामान से निकाल कर ले गई। शीतारा ने चाय पीने के बाद पाशा और आदिल के कमरों में बारी बारी जाकर देखा। वो दोनों गहरी नींद में थे। वो फिर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। उसे वाशिंगटन में रहने वाली डमी शीतारा ने बताया था कि जनरल अपनी साली के साथ मियामी गया है और डमी का साथी सरना उन दोनों के ताक़ुब में है। शीतारा ने सरना के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, जनरल और उसकी साली कहाँ हैं? वो दोनों सरकारी बंगले में हैं। मैं बड़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहा था। वो देखिए, दोनों बंगले से निकलकर कार में बैठ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। उनका ताक़ुब करो, मैं अभी आती हूँ। वो सरना को छोड़कर सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर के पास आई। उसका हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो रहा था। शीतारा ने कोड वर्ड्स अदा करके पूछा, इतनी देर से क्यों जा रहे हो? मैं तो फ़ौरन ही जाना चाहता था, लेकिन जनरल का एक दस्ते रास्त मेजर है, वो मुझे मियामी जाने से मना कर रहा था। मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं उसका मातियत नहीं हूँ। मैं सुपर मास्टर की हैसियत से एक स्पेशल ड्यूटी पर जा रहा हूँ। उसने कोशिश की कि मुझे हेलीकॉप्टर ना मिले, मगर मेरा ओहदा उससे बड़ा है। मैं ये हेलीकॉप्टर हासिल करके मियामी जा रहा हूँ। इस वक्त 6:30 बजे हैं। मैं 1 या सवा घंटे में पहुँच जाऊँगा। वो थोड़ी देर तक उसके पास रही। जनरल और मरीना को फांसने की तदबीरें करती रही। फिर रात गए तक यही सिलसिला रहा। रात के 8 बजे डमी सरना ने बताया कि वो मियामी के सबसे बड़े शराब खाने और कमार खाने में गए हैं। सुपर मास्टर मियामी पहुंचने के बाद उसी शराब खाने में गया। डमी सरना ने शीतारा की ख्याल खोनी के जरिए सुपर मास्टर को पहचाना, उससे मुलाकात की। फिर वो दोनों भी उसी इमारत में आ गए। वहाँ उन्होंने दूर ही दूर से जनरल के जरिए पारस और बारबरा को देखा। उनमें से कोई पारस और बारबरा को नहीं पहचानता था। शीतारा ने सुपर मास्टर से पूछा, मिस्टर ब्लोशर, वो जनरल की साली रोज़ी शराब खाने में किस जवान से बातें कर रही है? पता नहीं कौन है। जनरल की साली रोज़ी उस जवान के पास से गुजरकर शराब खाने के बाहर लिफ्ट में ऊपर गई थी।
फिर लौटकर उस जवान के पास आई है। मिस्टर ब्लोशर, अंदाज़ा करो, किसी तरह मालूम करो वो इस जवान में दिलचस्पी क्यों ले रही है। वो जवान गिलास भर भर के शराब पी रहा था, फिर भी नॉर्मल दिखाई देता था। पता नहीं उसमें ऐसी दिलचस्पी लेने वाली क्या बात है। वो देखिए, जनरल और उसकी साली शराबी जवान से बेजार होकर जा रही हैं। शीतारा के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उसने सुपर मास्टर से पूछा, अभी तुम क्या कह रहे थे? क्या वो गिलास भर भर के पी रहा है और उसे नशा नहीं हो रहा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। क्या कोई ख़ास बात है? हाँ, ये पारस की एक पहचान है। वो शराब का पूरा ड्रम पीकर भी नॉर्मल रहता है। तुम जनरल के पीछे जाओ। उसकी साली बेशक मरीना ही है, वो भी पारस की यह खासियत जानती है, इसीलिए उसमें दिलचस्पी ले रही है। मैं सरना के जरिए उस जवान पर नज़र रखूंगी। वो डमी सरना के पास आकर बोली, उससे शराबी जवान पर नज़र रखो, वो बहुत अहम है। मैं जनरल और मरीना से निमटने के बाद उसका भी जुग्राफिया मालूम करूंगी। वो थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर हाजिर हुई। पारस के ख्याल से दिल घबराने लगा। उसकी मौजूदगी डराती थी कि वो काम बिगाड़ देगा। इन लम्हात में वो यही दुआ मांग रही थी कि वो शराबी जवान पारस ना हो। भला से वो जवान मलकुल मौत हो, मगर पारस ना हो। वो कुछ देर तक अपने दिल की धड़कनों पर हाथ रखे बैठी रही, खुद को समझाती रही, अगर पारस मियामी शहर में है तो क्या हुआ, मैं तो उससे हज़ारों मील दूर हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होगी और मेरा नाम ज़ाहिर हो जाएगा तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं उससे बहुत दूर हूँ, हज़ारों मील दूर। उसे पारस की पकड़ याद आने लगी। एक ही बार तो मिला था, ऐसे पकड़ा था जैसे जकड़ा हुआ हो, और ऐसे जकड़ा था जैसे झगड़ा हो। ऐसा पहला झगड़ा औरत के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। वैसा झगड़ा दिलो जान से बरकरार रखना चाहती थी। चूंकि सामना करने से घबराती थी, इसलिए दूर ही दूर से झगड़ा कायम रखा था। मोहब्बत का झगड़ा दूर से हो या करीब से, इसका ताल्लुक मोहब्बत से ही होता है। वो बड़ी देर तक उसके ख्यालों में उलझी रही। फिर वो शराबी जवान की हकीकत मालूम करने डबी सरना के पास आई तो पता चला उस इमारत में जितने मर्द और औरतें वो सब दहशतज़दा हैं और इस इमारत से भागने के लिए एक दूसरे को कुचलते जा रही हैं। सरना की सोच ने बताया कि पहले जनरल की तरफ से ऐलान किया गया था कि कोई बाहर नहीं जाएगा। यहाँ एक गैर मुल्की जासूस है, उसे तलाश किया जा रहा है। शीतारा ने कहा, इसका मतलब है कि मरीना ने पारस को शराबी जवान के भेस में पहचान लिया है और उसे फौजियों की हिरासत में रखने के लिए जनरल के जरिए उसे बाहर जाने से रोक रही थी। यस मादाम, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रुकेगा। अभी किसी ने इतला दी है कि यहाँ बॉम्ब फटने वाले हैं। स्पीकर के जरिए हर जगह टाइम बॉम्ब की टिक टिक सुनाई दे रही है। मैं यकीन से कहती हूँ यह पारस की कोई चाल है, यहाँ कोई बॉम्ब नहीं। उसकी बात खत्म होते ही धमाके होने लगे। मर्दों और औरतों की चीखें गूंजने लगीं। लोग एक दूसरे से टकराकर गिरते पड़ते भाग रहे थे। कितनी ऐसे थे जिन्हें गिरने के बाद उठने का मौका नहीं मिल सका। उनमें सरना भी था। उसे गिरने के बाद उठने का मौका नहीं मिल रहा था। बदहवासी में भागने वाले उसे रौंदते जा रहे थे। शीतारा ने कहा, सरना उठो, उठने की कोशिश करो। किसी तरह इससे शराबी जवान को इस भीड़ में ढूंढकर जख्मी करो। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो उसे उठा नहीं पा रही थी। वक्त ज़ाया हो रहा था। वो पारस को इमारत के बाहर जाने से पहले ट्रैप करना चाहती थी। बड़ी हसरत थी कि एक बार उसके दिमाग में घुसकर उसे अपना गुलाम बना ले। वो सुपर मास्टर के पास आई। वो भी भीड़ में धक्के खा रहा था। किसी तरह भी इमारत से बाहर जाकर अपनी जान बचाना चाहता था। शीतारा ने कहा, मिस्टर ब्लोशर, कहाँ भागे जा रहे हो? किसी तरह उससे शराबी जवान को ढूंढो और उसे देखते ही जख्मी कर दो। तुम कैसी बातें करती हो? इस भीड़ में वो कहाँ मिलेगा? मिलेगा तो इतने धक्के लगने हैं कि गोली कहीं चलाऊंगा और वो किसी और को लगेगी। मैं कुछ नहीं जानती। उसे किसी भी तरह फांसना जरूरी है। अभी तो तुम जर्नल और मरीना को अहमियत दे रही थी। मुझे उन दोनों की रिहाइश का इल्म है। वो यहाँ से सरकारी बंगले में जाएंगे। वो शराबी जवान पारस है, उसे पकड़ो। फिर तो वो खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए भागा जा रहा होगा या जा चुका है। ठीक है, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। वो बड़ी देर तक धक्के खाता रहा, फिर बाहर आया। उसे इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे पारस, मरीना और जनरल दिखाई नहीं दिए। सुपर मास्टर ने सरकारी बंगले में फ़ोन करके जनरल के मुतालिक पूछा। जवाब मिला, वो अभी तक वापस नहीं आया। फिर उसने 4 घंटे बाद फ़ोन किया। एक फ़ौजी जवान ने जवाब दिया, जनरल वास्कोडी खैरियत से है। सुपर मास्टर ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। सॉरी, कितना ही ज़रूरी काम हो। आप कल दोपहर 2 बजे के बाद जनरल से वाशिंगटन में मिल सकेंगे। उससे पहले किसी करीबी रिश्तेदार और बीवी बच्चे को भी उससे मिलने नहीं दिया जाएगा। शीतारा और सुपर मास्टर इस गलत फहमी में रहे कि जनरल ने साली के साथ रहने के लिए किसी से ना मिलने का बहाना किया है, इसलिए उन्हें यह मालूम ना हो सका कि मरीना को भी जनरल के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी गई। सुपर मास्टर ने नेवी के अफसर से मालूमात हासिल की। पता चला कि जनरल 10 बजे सुबह नेवी हेडक्वार्टर में जाएगा और जब वहाँ से निकलेगा तो उसके अतराफ फौजियों का सख्त पहरा लगा रहेगा। ऐसे ही सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ एक छोटे से फौजी तैयारी के जरिए वाशिंगटन पहुँचाया जाएगा। शीतारा ने यह सब कुछ सुनकर कहा, यकीनन वो अपने साथ नक्शा ले जा रहे। उस नक्शे को कौमी बैंक के सेफ में रखने के बाद ही जर्नल पर से पहरा हटाया जाएगा। ऐसे इंतजाम रहेंगे तो जर्नल और मरीना उस नक्शा को चुरा नहीं सकेंगे। जर्नल के साथ कोई सामान भी नहीं होगा, वरना सोचा जाता कि वो कोई मौका पाकर इस नक्शे की नकल तैयार कर सकेगा। हाँ, उस नक्शे को या उसकी नकल को हासिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन पारस यहाँ है। वो ज़रूर कुछ कर गुजरेगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। इस बार पारस की नहीं चलेगी।
जर्नल के आसपास टेलीपैथी की लहरों का भी गुजर नहीं हो सकेगा। जब तक फरहाद और उसके बेटे कुछ कर नहीं गुजरते तब तक वो काम नामुमकिन सा लगता है। जब वो कुछ कर गुजरेगा तो हम सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों ना कर सके। सुपर मास्टर ने कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम में मेरे अंदर रहोगी, मैं एयरपोर्ट के हिस्से में रहूँगा जहाँ से जर्नल खसूसी त्यारे में जाएगा। अगर वो तनहा जाएगा तो मरीना उसके दिमाग में रहकर कुछ हासिल नहीं करेगी। एयरपोर्ट पर वह खसूसी त्यारा जहाँ खड़ा था वहाँ से 1 मील तक फौजी जवान अलर्ट खड़े हुए थे। किसी खास वाम को उधर जाने की इजाज़त नहीं थी। सुपर मास्टर को भी उस हिस्से में जाने से रोक दिया गया था। शी तारा उस अफसर के दिमाग में पहुंची जिसने सुपर मास्टर को रोका था। फिर उस अफसर के जरिए एक ऐसे सिपाही के अंदर पहुंची जो त्यारे के करीब ड्यूटी पर था। उधर बारबरा ने जर्नल के दिमाग में मुसलसल रहना मुनासिब नहीं समझा। यह अंदेशा था कि वो रहेगी तो मरीना को भी जर्नल के अंदर आने और रहने का मौका मिल जाएगा। वो और पारस चाहते थे कि मरीना बार बार जर्नल के दिमाग में जाए और नाकाम होती रहे। इसलिए वो जर्नल के जरिए त्यारे के करीब खड़े हुए एक सिपाही के दिमाग में आ गई और वहाँ की कार्रवाई पारस को बताती जा रही थी। जर्नल के हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस था। ये ब्रीफ केस नेवी के कमांडर ने उसे दिया था और देने से पहले मखसूस नंबरों से इसे लॉक कर दिया था। ये नंबर जर्नल को भी नहीं बताए गए थे, लेकिन जब कमांडर ने ब्रीफ केस देते वक्त जर्नल से गुफ्तगू की तो बारबरा जर्नल के दिमाग से निकलकर कमांडर के अंदर पहुंच गई। यूं उसने वो खुफिया मखसूस नंबर मालूम कर लिए। जर्नल को मुसल्लह फौजियों के दरमियान त्यारे की सीढ़ी के पास लाया गया। पहले 2 आला अफसरान त्यारे के अंदर गए। उन्होंने अंदर अच्छी तरह चेकिंग की, फिर बाहर आकर कहा, अंदर कोई शख्स और कोई सामान नहीं, हम ये बात तहरीरी तौर पर लिख कर देते हैं। उन्होंने अपना बयान लिखकर दस्तखत के साथ दिया। फिर 2 अफसरान ने दूसरे जिम्मेदार अफसरान के सामने जर्नल को सर से पांव तक चेक किया। वह सिर्फ वर्दी में था, चूंकि होलिस्टर और रिवॉल्वर वर्दी का एक हिस्सा है और जनरल के ओहदे की शान है, इसलिए रिवॉल्वर पर एतराज़ नहीं किया गया। वह सबके सामने खाली हाथ त्यारे में सवार हो गया। उसका दरवाज़ा बंद करके उसकी चाबी पायलट को दे दी गई। पायलट गूंगा बना हुआ था। उसे भी सर से पांव तक चेक करने के बाद त्यारे में सवार होने की इजाज़त दे दी गई। उसने अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर लिया। त्यारे के अंदर से जर्नल की तरफ जाने का जो रास्ता था वो भी दोनों तरफ से लॉक था। जर्नल और पायलट न एक दूसरे को देख सकते थे, न बातें कर सकते थे। इतनी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर पर अमल करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई उस नक्शे को चुरा कर ले जाता। ये हिफाजती इंतजामात नहायत ही इत्मीनान बख्श थे। वो त्यारा रनवे पर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। वो त्यारा ज़मीन और आसमान के दरमियान परवाज कर रहा था। कोई इस त्यारे के अंदर नहीं जा सकता था। शी तारा ने कभी जर्नल की आवाज़ नहीं सुनी थी। अगर सुन भी लेती और उसके अंदर जाना चाहती तो नाकाम होकर वापस आ जाती। मरीना ऐसी कोशिशें करने के काबिल नहीं रही थी। उसे जय पर गोला ने दबोच रखा था। त्यारे की परवाज़ के 15 मिनट बाद बारबरा जर्नल के दिमाग में आ गई। वो एक सीट पर तन्हा बैठा हुआ था। इस बात का इत्मीनान था कि वो नक्शा कौमी बैंक के सेफ में बाहिफाजत पहुंच जाएगा। इसके बाद ऐसे ही सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत इस नक्शे के जरिए नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की जाएगी। फिर वो मशीन उसी की तहवील में रहा करेगी। लेकिन अभी अंडे देने, अंडे में से बच्चा निकलने, फिर बच्चे को जवान करने और काबिल अमल बनाने में पता नहीं कितने माह लगने वाले थे। बारबरा ने उसी वक्त सूटकेस में से अंडा निकाल लिया। उसने जर्नल के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। वो गायब दिमाग होकर बारबरा की मर्जी के मुताबिक अमल करने लगा। उसने सीट पर से ब्रीफकेस को उठाया, उसके खुफिया नंबरों के जरिए लॉक को खोला। उसके अंदर एक बड़ा सा तय किया हुआ कागज़ रखा था। उसे खोलकर देखने से मालूम हुआ कि वह मशीन का नक्शा है। वो त्यारे के फर्श पर बिछे हुए कालीन पर बैठ गया। अपने सामने इस नक्शे को पूरी तरह फैला लिया। फिर उसने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर को निकाला। रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स का जो चैम्बर था, इस चैम्बर में 6 गोलियां नहीं थी। इसके अंदर एक नन्ना सा माइक्रो कैमरा था। इस कैमरे का तूल अर्ज 2 बुलेट्स के बराबर था, इसलिए वो आसानी से चैम्बर के अंदर समा गया। वो नक्शे पर झुककर उसकी तस्वीरें उतारने लगा। पहले उसने पूरे नक्शे की एक तस्वीर ली, फिर उसके मुख्तलिफ हिस्सों की क्लोजअप तस्वीरें लेता रहा। जब बारबरा मुतमईन हो गई तो उसने कैमरे को वापस चैम्बर के अंदर रखा, चैम्बर को रिवॉल्वर में लगाया, फिर रिवॉल्वर को हॉलिस्टर में रख लिया। नक्शे को पहले की तरह तय करके ब्रीफ केस में रखा, उसे बंद किया, फिर उन्हीं मखसूस नंबरों से उसे लॉक करके एक तरफ रख दिया। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो बारबरा ने पहले उसकी आंखें बंद की, फिर उसके दिमाग को रफ्ता रफ्ता ढील दी। ये तासुर पैदा किया कि बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। वो आंखें खोलकर फिर पहले की तरह खामोश बैठा रहा। बारबरा उसके दिमाग से निकलकर पारस को रिपोर्ट सुनाने लगी। उसने पूरी तफसील सुनने के बाद कहा, लोग सारे काम हाथ पांव से करते हैं, तुमने दिमाग से काम किया है। हाथ से काम करने वाले के हाथ चूमे जाते हैं। क्या मैं तुम्हारा दिमाग चूमने के लिए तुम्हारी पेशानी को बोसा दूं? उसने मुस्कुराकर ठेंगा दिखाया। वो बोला, मैं वादा करता हूँ बोसा पेशानी के नीचे नहीं फिसलेगा। वास्कर बोली, तुम दूर से बहुत खूबसूरत लगते हो। वैसे पारस, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। हैरान होकर सोचती हूँ कि कितनी भरपूर जहानत के मालिक हो। तुमने ज़रा सी जहानत से पूरी फ़ौज के हिफाजती इंतजामात को नाकारा बना दिया और ऐसी हिकमत अमली से नक्शा हासिल कर रहे हो कि किसी को शुबा नहीं हो रहा। दुश्मन जलकर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरहाद अली तैमूर, उसकी फैमिली को बेमिसाल जहानत दी है। बेशक वो जलकर कहते हैं, लेकिन दुरुस्त कहते हैं। इतनी देर से तारीफ़ें कर रही हो, कुछ इनाम तो दो। वह वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में गई, फिर दरवाजे पर पहुँचकर बोली, आओ मैं तुम्हें इनाम दूंगी।
पारस ने खुशी से उछलकर कहा, वो मारा, मान गई, हसीना मान गई। वो दौड़ता हुआ आया, करीब पहुंचते ही बारबरा ने एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद करके लॉक घुमा दिया। दरवाजा उसकी नाक पर लगा था। उसने नाक को सहलाते हुए दरवाजे को एक घूंसा रसीद किया। अंदर से उसकी रस भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मरीना के कानों में धीमी धीमी सी आवाज आ रही थी। वो गफलत से बेदारी की तरफ आ रही थी। फिर उसने रफ्ता रफ्ता आंखें खोल दी। सामने टीवी स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही थी जिसकी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसे सर्दी महसूस हुई तो उसने अपने बदन को छूकर देखा। फिर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बिस्तर पर और बिस्तर से दूर उसके लिबास के चीथड़े पड़े हुए थे। वो बिस्तर से उतरकर तेजी से चलती हुई कद्दे आदम आईने के सामने आई और अपनी हालत देखकर रोने लगी। वो आईने से मुंह फेर कर बिस्तर पर आई। उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उस जैसी टेलीपैथी जानने वाले की ऐसी दुर्गत बना सकता है। उसने मुझसे और मेरे बेटे से वफा नहीं की, कोई बात नहीं। पैपे सरना से तो वफा कर सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि शी तारा के ज़ेर असर रहती, लेकिन उसकी भाभी बनकर फैमिली लाइफ गुजारती। यूं हाथ से बेहाथ होकर शैतानी हैप्नोटिज्म जानने वाले दरिंदे के चुंगल में न फंसती। इन लम्हात में वो पछता रही थी, लेकिन ये पछतावा बहुत महदूद और मुख्तसर था, क्योंकि वो जय परगुल्ला के खिलाफ नफरत से नहीं सोच रही थी। वो तन्वीमी नींद से बेदार होने के बाद भूल गई थी कि उस पर कोई अमल किया गया है, और इस अमल के बाद वो आइंदा कभी अपने आमिल से नफरत नहीं करेगी और हर हाल में उसकी कनीज और वफादार बनकर रहेगी। पछतावा महज इस बात का था कि खुद को हसीना आलम समझने वाली का बदन खंडर सा दिखाई देने लगा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बड़े नरम लहजे में उसे गालियां दे रही थी। गुस्सा और वफादारी के दरमियान ऐसा ही होता है। उसने आहट सुनी तो पलट कर देखा। दरवाजे पर जय परगोला नजर आया। उसके हाथों में बड़े बड़े पैकेट्स थे, जैसे शॉपिंग करके आ रहा हो। उसने रूठ कर मुंह फेर लिया, फिर कहा, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। वो एक तरफ पैकेट्स रखकर बोला, तुम्हारे लिए नए मलबूसात और जख्मों के लिए मरहम लाया हूं। मैं मरहम नहीं लगाऊंगी। तुमने मेरे हुस्न का सत्यानाश कर दिया। आराम से लेट जाओ। मर्द अगर जख्म देता है तो मरहम भी लगाता है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। कम ऑन। उसने हुक्म देने के अंदाज में कम ऑन कहा। वो महकूम थी, बेख्तियार हो गई। उसने पास आकर महबूबाना अंदाज इख्तियार किया। वो मोहब्बत से और जज्बों से निहाल होती गई। हाय परगोला, तुमने जख्म क्यों लगाए? मुझे आज पता चला कि यार से जख्म खाने के बाद इस कदर राहत मिलती है। वो बोला, ये मेरी फितरत है। पहले खूब अजियतें देता हूँ। अजियत देते वक्त मेरे अंदर का शैतान बहुत खुश होता है। फिर मैं इसी तरह प्यार और मोहब्बत से माला माल कर देता हूँ। मैं अभी पछता रही थी, अब नहीं पछताऊंगी। तुम बहुत अच्छे हो, मगर बड़े वो हो। यानी क्या हूँ? फरेबी, मक्कार हो। कितनी मक्कारी से मुझे यहाँ बुलाकर फांस दिया है। वसते हुए बोला, तुमने मुझे शराब पीते हुए देखा, फिर तुम्हें यह मालूम हुआ कि मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं सब समझ रहा था। उन लम्हात में ये भूल गई थी कि पारस भी शराब पीता है, मगर वो शराब उसके लिए पानी होती है, और वह अक्सर पराई सोच की लहरों को महसूस करके भी अनजान बन जाता है। ऐसे वक्त कोई उसके दिमाग में जलजला भी पैदा नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? मेरे साथ भी यही माजरा है, और मैं जानता हूँ कि यह शैतान का मुझ पर करम है। मैं जो मांगता हूँ वो मुझे देता है। पारस कहता है उस पर अल्लाह का करम है। बाबा साहिब के दायरे में जो एक बुजुर्ग तबरेज़ी नाम के हैं, उन्होंने उस पर कोई रूहानी अमल किया हुआ है। यह बकवास है। जिस दिन पारस मेरे हत्थे चढ़ेगा, मैं रूहानी अमल की ऐसी तैसी कर दूंगा। क्या शैतान ईमान से सबकत ले जा सकता है? शैतान अज़ल से कामयाब है। ऐसे ईमान वालों की तादाद कम है जिनसे वो बाजी हारता है, वरना जीत का रिकॉर्ड ज़्यादा है। वो लाखों करोड़ों इंसानों का ईमान कमज़ोर कर रहा है, और वो आइंदा भी बेईमानी का बाजार गर्म करता रहेगा। वो चौंक कर बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई। कितना वक्त गुजर चुका है। उस मशीन के नक्शे का क्या होगा? उसे भूल जाओ। तुम सुबह यहाँ आई थी, अब रात हो चुकी है। मैंने जेरी और थर्माल की यह ड्यूटी लगाई थी कि वो यहाँ जर्नल पर नज़र रखें। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? वो दोनों दो फौजी अफसरान के अंदर थे। वो अफसरान कई फौजी जवानों के साथ जनरल को एयरपोर्ट से कौमी बैंक ले गए। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। बैंक के आहनी सेफ के पास जो अफसरान मौजूद थे, उनमें से एक को ब्रीफ केस के लॉक नंबर मालूम थे। उसने उन नंबरों से उसे खोलकर उसमें से तय किया हुआ नक्शा निकाला। तमाम अफसरान के सामने उसकी तस्दीक की कि वो असल नक्शे का ब्लूप्रिंट है। वो बोली, से जाहिर होता है कि वाकई सख्त इंतजामात थे। हाँ, फिर एक नेवी का अफसर बैंक के उस हिस्से में गया जहाँ आयरन सेफ है। उसने अपने मखसूस नंबरों से एक लॉक को खोला, फिर वापस आ गया। फिर दूसरा फ़िज़ाई फ़ौज का अफसर गया। उसने अपने मखसूस नंबरों से दूसरे लॉक को खोला। आखिर में जनरल वास्कोडी ने जाकर अपने मखसूस नंबरों से तीसरे लॉक को खोला। फिर तमाम अफसरान को बुलाकर उनकी मौजूदगी में उस नक्शे को सेफ में रखकर बंद किया। चूंकि तीनों अफसरान के नंबर कंप्यूटराइज्ड हो चुके थे, इसलिए सेफ के बंद होते ही वो तीनों के नंबरों से खुद ब खुद मुकफ्फल हो गया, यानी खेल खत्म हो गया। नक्शा किसी के हाथ नहीं आया। बाद में जेरी और थर्माल ने तीनों अफवाज के अफसरान के दिमागों से वो खुफिया नंबर मालूम करने की कोशिश की और नाकाम रहे। उन्होंने सांसें रोक कर उन्हें भगा दिया। मुझे यकीन नहीं आता कि पारस नाकाम हुआ होगा। क्या इंसान कभी नाकाम नहीं होता? क्या वो इंसान नहीं है?
बेशक है, उससे गलतियां होती होंगी, लेकिन मैंने आज तक उसे किसी मामले में नाकाम होते नहीं देखा। इस बार यकीन कर लो वो भी नाकाम हो चुका है। पर गोला, मेरी तसल्ली के लिए मुझे किसी तरह जर्नल के दिमाग में पहुंचाओ। तुम नहीं समझ पाओगे कि बारबरा और पारस ने कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग करके मुझे जर्नल के दिमाग से भगाया था। ये सब कुछ उसने नक्शे के लिए किया था। वो कमबख्त ज़रूर कुछ कर गुजरा है। क्या तुम ख्याल ख्वानी कर सकती हो? अपनी दिमागी तवानाई आजमाओ। उसने कोशिश की, फिर बोली, तुम इतने करीब हो और मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंच पा रही। तुमने मुझे ज़ख्मी करके अच्छा नहीं किया। मेरी जान फिक्र न करो, सुबह तक ख्याल ख्वानी के काबिल हो जाओगी। जैरिया थर्माल से कहो किसी तरह जर्नल की बीवी और बच्चों के अंदर पहुंचे। इसकी क्या ज़रूरत है? तुम जर्नल की साली के रूप में हो, अभी आराम करो। कल सुबह उसके घर जाओ। साली आधी घर वाली होती है, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। एक बात का अंदेशा है, अगर बारबरा ने जर्नल पर तरमीमी अमल करके ये बात नक्श कर दी हो कि मैं उसकी साली नहीं हूं तो पकड़ी जाऊंगी। वो ऐसा कर सकती है। अब जर्नल के अंदर पहुंचने के दो ही तरीके हैं, उसे ज़ख्मी किया जाए या दवा के ज़रिए उसे एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला किया जाए। ज़ख्मी करना मुनासिब नहीं। बहरी और फ़िज़ाइया के अफसरान सोचेंगे कि उन्हें भी इसी तरह ज़ख्मी करके उनके दिमागों से सेफ के नंबर मालूम किया जाएंगे। खामोशी से एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करना बेहतर होगा। मरीना ने कहा, यूँ किया जा सकता है कि किसी दूसरी लड़की को जर्नल की साली बनाया जाए। मैं उसके अंदर रहकर उसके घर जाऊंगी और उसे ट्रैप करूंगी। ये तरीक़ाकार मुनासिब रहेगा। वो टेलीफोन के पास गया, फिर रिसीवर उठाकर जैरी से रब्ता करने के बाद कहा, मेरे मातहतों में एक लड़की लीज़ा है, उसे एक मेकअप मैन के साथ यहाँ ले आओ। उसने रिसीवर रख दिया। मरीना ने पूछा, क्या लीज़ा का कद और जसामत मेरी तरह है? हाँ, इसलिए उसका इंतखाब किया है। अब दूसरे मौजू पर आओ। तुम सोमालिया में थी और पारस के करीब ही थी। उन फार्मूलों के मुतालिक बताओ, उनकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो तिब्बी साइंस का कमाल है। हम 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं। आज की किसी भी साइंसी तहकीकात और इजादात को झुटला नहीं सकते। इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली हर नामुमकिन बात मुमकिन होती जा रही है। पाशा गैर मामूली क़ुव्वत समात व बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतों का हामिल है। और वह फार्मूले, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। जिसके हाथ लग जाएं वो ऐसी क़ुव्वतों का हामिल हो सकता है। क्या पारस इतना अहमक है कि उसने फार्मूले यहूदियों के हवाले कर दिए? उसने फार्मूले के 2 कागजात जला दिए। मेरा ख्याल है बाकी 8 जो यहूदी ले गए हैं उनमें भी उसने कोई ना कोई मक्कारी दिखाई होगी। क्या ये बदमाशी कम है कि उसने सुपर पावर्स और ख़तरनाक तंजीमों को यहूदियों के पीछे लगा दिया है? मैं यही कहने वाला था कि हमें वो फार्मूले हासिल करने के लिए यहूदियों के पीछे पड़ जाना चाहिए, लेकिन वो अधूरे हैं। हमारी दुनिया में बड़े बड़े तबीब और इल्मुल अब्दान के माहिरीन मौजूद हैं। वो दिन रात की मेहनत और लगन से उन फार्मूलों को मुकम्मल कर सकेंगे। इसका मतलब है कि हमारी कोई टीम इसराइल जाएगी। हाँ, और तुम उस टीम की लीडर रहोगी। मैं? क्या मुझे वहाँ जाना होगा? कोई तशवीश की बात है क्या? टेलीपैथी जानने वाले मैदान अमल में ना आएँ और कहीं छुपे रहें तो हमेशा महफूज रहते हैं। तुम भी वहाँ एक आम शहरी की तरह अपने एक घर और एक शहर तक महदूद रहोगी। खुद को कभी जाहिर नहीं करोगी। ख्याल ख्वानी करने वालों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो किसी मौका पर बेख्तियार सरेआम ख्याल ख्वानी करते हैं और नज़रों में आ जाते हैं। तुम वहाँ महदूद समाजी ज़िंदगी गुजारोगी। फिर भी कोई ऐसी आजमाइशी घड़ी आती है कि एहतियात के बावजूद ख्याल ख्वानी करनी ही पड़ती है। मैंने जैरी थर्माल और तुम्हारे दिमागों में यह गिरहा बांधी है। तुम तीनों कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। हमेशा महफूज जगह पहुंचकर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल किया करोगे। फिर तो मैं ज़रूर वहां जाऊंगी। अब शी तारा की बात करो। उसके मजाज, उसकी आदतों और उसकी रिहाशगाहों के मुतल्लिक क्या जानती हो? आज तक किसी ने उसकी असल सूरत नहीं देखी, उसकी असल आवाज़ और लहजा नहीं सुना। उसके मजाज में सबसे बड़ी कमज़ोरी हीरे जवाहरात हैं। उसके ख़जाने में दुनिया के बेशकीमत और नायाब हीरे जवाहरात का ज़ख़ीरा है। क्या उन फार्मूलों में दिलचस्पी लेगी? जब तक मैं उसके साथ ही वो दिलचस्पी ले रही थी, अब भी ले रही होगी। मेरा ख्याल है वो इस मकसद के लिए ज़बरदस्त और बासलाहियत अफराद का इंतखाब कर चुकी होगी। क्या शी तारा इसराइल जा सकती है? वो कभी नहीं जाएगी। वो इस मामले में बहुत मोहतात है, अपने बिल से बाहर नहीं निकलती। तुम्हें शी तारा के बहुत से मसाइल का इल्म होगा। क्या कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो ज़ाहिर हो सके? हाँ, एक मसला है। इस मसले की वजह से वो सिर्फ पारस के सामने शायद आ जाए, हमारे तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी। ऐसा क्या मसला है? हमारी दुनिया में 2 निहायत ही नायाब हीरे हैं। वो दोनों इंसानी आंख की हैयत से मुशाबह हैं। उनमें से एक हीरा शी तारा के पास था। उसकी ज्योतिष विद्या ने बताया था कि ऐसा दूसरा हीरा भी हो, और वह दोनों हीरों का ताज बनाकर या हेयर क्लिप बनाकर बालों में लगाए या किसी सूरत से अपने सर पर रखे तो वो सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकेगी। जयपुरगोला ने कहा, जादू टूने और सितारों की चाल को तो मैं भी मानता हूँ। ये बताओ वो दूसरा हीरा कहाँ है? वो काहिरा के एक बोने बदमाश अकल आसानी के पास था। तकदीर ने अकल आसानी और शी तारा को यकजा किया। दोनों के पास एक एक हीरा था। पारस वो दोनों हीरे उड़ा ले गया। जयपुरगोला ने पारस को एक ज़बरदस्त गाली दी, फिर कहा, यह पारस है क्या चीज़? मुझ जैसे शैतान से पाला नहीं पड़ा है। जिस दिन सामना हो गया, चूंटी की तरह 2 उंगलियों में मसल कर रख दूंगा। मचलता हुआ पारा है, बंद मुट्ठी से भी निकल जाता है। तुम सितारों पर कुमंद डाल सकते हो, उस पर नहीं डाल सकते।
जय परगोला ने अपनी तौहीन महसूस करते ही तड़ाक की आवाज़ के साथ एक तमांचा रसीद कर दिया। फिर कहा, क्या मुझे बुज़दिल और कमज़ोर समझती हो? तुमने अभी मर्द देखे ही कहाँ हैं? मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कैसा शैतान मर्द हूँ। उसने दूसरा हाथ जमाना चाहा। वो रोती हुई उससे लिपट गई। मर्द होने का दावा करने वाली की मर्दानगी धुल कर रह गई। आदिल को यूं लग रहा था जैसे अभी अभी पैदा हुआ हो और पहली बार दुनिया को देख रहा हो। पहली बार दुनिया को देखने वाला बच्चा खुद को भी नहीं पहचानता कि वो कौन है और क्या है। शीताना ने कहा, तुम एक हादसे में अपनी याददाश्त खो चुके हो। मैं तुम्हें यहाँ से लंदन भेज रही हूँ। वहाँ तुम्हारा इलाज होगा तो याददाश्त वापस आ जाएगी। उसने आदिल को इस्लामाबाद से रवाना किया। लंदन में डमी शीतारा और डमी सरना ने उसका इस्तकबाल किया। उसे अपनी रिहाइशगाह में ले आए। वो लंदन जैसा बड़ा शहर देखकर बहुत खुश हो रहा था। शीतारा ने अपनी डमी के पास आकर पूछा, उस यहूदी जवान के मुतल्लिक बताओ जिसके बेस में आदिल इसराइल जाएगा। उस जवान का नाम हैरी रॉबसन है। उसका बाप रॉबसन एक शूज़ फैक्ट्री का मालिक था। 3 माह पहले मर गया। हमारी मालूमात के मुताबिक बाप के सिवा उसका दुनिया में और कोई नहीं। आप उसके अंदर पहुंचकर बहुत कुछ मालूम कर सकती हैं। कि मैं उसकी आवाज़ सुनाऊं? हाँ सुनाओ। डमी ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। फिर राब्ता कायम करने के बाद कहा, हेलो हैरी, मैं तुम्हारी वो बोल रही हूँ। भला पहचानो तो कौन हूँ? वो। उसने दिमाग पर जोर डालकर सोचा, वो कौन? मैं किसी वो को नहीं जानता। डमी ने रिसीवर रखा। शीतारा हैरी के अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने और उसके बचपन से लेकर अब तक की तमाम हिस्ट्री मालूम करने लगी। फिर बहुत कुछ मालूम करने के बाद उसने डमी से कहा, मैं हैरी को खुफिया कैद खाने में ले जा रही हूँ। तुम मेकअप वगैरह के ज़रूरी सामान के साथ आदिल को वहाँ ले आओ। डमी शीतारा और डमी सरना ने उसकी हदायत पर अमल किया। शीतारा के मातिहतों में हैप्नोटिज्म और प्लास्टिक सर्जरी के माहिरीन वगैरह थे। उन सबको खुफिया अड्डे में पहुंचने के लिए कहा गया। फिर वो आदिल को वहाँ ले आए। उधर हैरी भी सैरज़दा होकर अपने तमाम ज़रूरी सामान के साथ आ चुका था। जब शीतारा ने हैरी के दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो पहले उसने परेशान होकर चारों तरफ देखा। फिर चीखने लगा, मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे पहुँच गया? तुम लोग कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? शीतारा ने हैप्नोटिज्म के माहिर से कहा, मैं इसे बिस्तर पर लिटा रही हूँ, तुम इस पर अमल करो। इसके दिमाग में नक्श कर दो कि यह उस कैद खाने का आदी बनकर रहेगा, कभी बाहर जाने की जिद नहीं करेगा। उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। शीतारा ने उसे पुरसुकून रहने पर मजबूर किया, जिसके बायस तनवीम में अमल आसान हो गया। आदिल भी यह तमाशे देखकर परेशान हो रहा था। डमी से पूछ रहा था, क्या मुझे भी इसी तरह बेहोश किया जाएगा? डमी ने कहा, इसे बेहोश नहीं किया गया, तुम्हारी तरह इसकी भी याददाश्त गुम हो गई है। इसे चंद घंटों के बाद सब कुछ याद आ जाएगा। आओ तुम भी दूसरे बिस्तर पर लेट जाओ। शीतारा उसके अंदर मौजूद थी। वो इस सिलसिले में कोई बहस नहीं कर सका, चुपचाप लेट गया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। वो अपने आप में नहीं था, ऐसा बेख्तियार करता जा रहा था। फिर गहरी नींद में डूब गया। शीतारा ने उसके दिमाग में जो बातें नक्श की वो ये थीं कि अब वो आदिल के नाम को, उसकी शख्सियत को और उसके चेहरे को भूल जाएगा। वो यहूदी है, उसका नाम हैरी है। बाप का नाम रॉबसन हेराल्ड है। बाप 3 माह कबल मर चुका है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। अक्सर लोगों से कारोबारी या फिर दूर की साहिब सलामत है। शीतारा ने यह हुक्म भी दिया कि वो तनवीमी नींद से बेदार होकर एक एल्बम में जितने कारोबारी अफराद की तस्वीरें देखेगा, उनके नाम और चेहरे अपने जहन में नक्श कर लेगा और उन्हें हमेशा याद रखेगा। उसके जहन में हैरी की बहुत सी आदतें नक्श कराई गई और हुक्म दिया गया कि वो बेदार होकर हैरी को चलते फिरते उठते बैठते देखेगा और उसकी तमाम हरकतों सकनात को याद कर लेगा। उसे ये याद रखने का हुक्म दिया गया कि वह बचपन से अमेरिका के एक शहर ओटावा में था। माँ मर चुकी थी, इसलिए उसे इब्रानी ज़ुबान बोलने वालों का माहौल नहीं मिला। वो सिर्फ अंग्रेज़ी जानता है। फिर उसे हुक्म दिया गया कि तनवीम अमल के दौरान उसके चेहरे में तब्दीली लाई जाएगी। उसका दिमाग इस तब्दीली का असर नहीं लेगा और वह बदस्तूर 4 घंटे तक सोता रहेगा। ये हुक्म देने के बाद शीतारा ने प्लास्टिक सर्जरी के माहिर से कहा, तुम्हारे एक तरफ हैरी लेटा हुआ है और दूसरी तरफ आदिल है। आदिल को सूरत शक्ल से हैरी बना दो। वो सब उसके अहकामात की तामील करने लगे। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। दिल्ली में उसकी एक ज़ाती कोठी थी, वो वहाँ पहुँची हुई थी। उसने पाशा को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर एनेक्सी में अपने करीब ही रखा। वो सोचने लगी, मैं अच्छी प्लानिंग कर रही हूँ, लेकिन अक्सर कामयाबी हासिल करते करते अचानक ही नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। और ऐसी बदबख्ती महज इसलिए है कि वो 2 चश्मी हीरे हासिल नहीं हो पाए। पता नहीं पारस ने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा होगा। अगर उसने हीरों को बाबा साहब के दायरे में जमा करा दिया होगा तो मैं फिर कभी उन्हें हासिल नहीं कर सकूंगी। वो उठकर टहलने और सोचने लगी, मुझे कम अज़ कम ये मालूम करना चाहिए कि वो हीरे कहाँ हैं। मालूम करना आसान था। वो पारस को मुखातिब करती तो वह ज़रूर उसे खुशामदीद कहता, लेकिन वो अपने दिल के जोर से डरती थी। यही वजह थी कि वो हीरों के हसूल के लिए बेचैन रहने के बावजूद पारस से दूर ही दूर रहना चाहती थी। उसने दिल को समझाया, ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करूंगी तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं ख्वामखा से डरती हूँ। वे किसी चेयर पर आकर बैठ गई। दिल उसके तसव्वुर से धड़कने लगा। वो थोड़ी देर तक तेज़ होने वाली धड़कनों को संभालती रही। फिर पारस के पास आकर बोली, मैं हूँ। वो बोला, यानी तुम्हें इतना एतमाद है कि सिर्फ मैं हूँ कहोगी और तुम्हारा पारस तुम्हें पहचान लेगा? वह फ़ौरन ही दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। दिल की धड़कनें पागल हो रही थीं। उन 2 चश्मी हीरों ने उसे बहुत ही मजबूर कर दिया था। उसने फिर संभल कर ख्याल ख्वानी की और उसके पास आकर बोली, तुम फजूल बातें क्यों करते हो? बात अगर फजूल होती तो तुम्हें गोली की तरह नहीं लगती। मुझे कोई गोली वोली नहीं लगी है, मुझसे काम की बातें करो। वो बोला, शीतारा अपने आप से ना लड़ो। मेरे घर का दरवाज़ा हो या दिमाग का,
दोनों तुम्हारे लिए खुले रहती हैं। तुम आती हो, मैं तुम्हें पकड़ता नहीं हूँ, फिर भी तुम भाग जाती हो। तो मेरी बातें सुनोगे या अपनी ही कहते रहोगे? कुछ कहोगी तो सुनूंगा, वरना बोलता रहूंगा, क्योंकि तुम कम आती हो। ऐसे वक्त दिल की किताब खोलकर जुबान से बोलते रहने को जी चाहता है। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर ज़रूर कहूँगी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ। मोहब्बत तो सभी करती हैं, मैं दीवाना तुम्हारी नफरत का प्यासा हूँ। वाह, मोहब्बत भी जिताते हो, नफरत के भी प्यासे हो। चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, बिल्कुल मेरी। उसकी बात ना करो, वो मुख्तसर से मुलाकात याद आने और तड़पाने लगती है। वो झीम कर फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। मुख्तसर से मुलाकात की याद उसे भी तड़पाती थी और वो आंखें बंद करके अपने जज्बों को कुचलने लगती थी। वो इजी चेयर से उठकर तेजी से चलती हुई आई, फिर फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगाते ही घटाघट पीने लगी। कलेजा ठंडा होने लगा। दिल के मौसम में गर्मा में ठंडी हवा चलने लगी। वो फ्रिज बंद करके आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई, इजी चेयर पर बैठ गई। ख्याल है कि उसके पास से बार बार भाग आना तो यूं अनजाने में मोहब्बत की अदाएं दिखाने के मुतरादिफ है। इस बार उसने इरादा किया अपने मतलब की बात करेगी। उसने आकर कहा, प्लीज़ संजीदा हो जाओ। अगर मेरे खामोश रहने से संजीदगी रहेगी तो मैं अब एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। मेरे सवाल का मुख्तसर जवाब दो। वो 2 चश्मे हीरे कहाँ हैं? मेरे पास हैं। तुम लोग तमाम अहम चीज़ें बाबा साहब के दायरे में पहुँचाकर उन्हें महफूज कर देते हो, फिर तुमने ये हीरे अपने पास क्यों रखी हैं? ये मेरी महबूबा से पहली मुलाकात की निशानी है। महबूबा मोहब्बत से निशानी देती है, जबकि तुमने छीन ली है। छीनने का इल्ज़ाम ना दो, याद करो उन लम्हात में तुमने सिर्फ उन हीरों को ही नहीं, खुद को भी मेरे सुपुर्द कर दिया था। वह फिर भाग कर चली आई। उस वक्त दाई माँ कमरे में दाखिल हो रही थी। वो उठकर खड़ी हो गई, फिर तेज़ी से चलती हुई आकर दाई माँ से लिपट गई। वो बोली, क्या हुआ मेरी बेटी को? तेरा दिल बड़ी ज़ोरों से धड़क रहा है। वो अपनी मंजिल से लिपट रही थी, लेकिन मंजिल का फ्रेम मिल रहा था। धड़कते हुए दिल से बोली, दाई माँ तुझसे कोई बात छुपी नहीं, वो बहुत याद आता है। बूढ़ी माँ की समझ में नहीं आया कि जवाबन क्या कहे। वो उसे हौले से थपकने लगी, फिर बोली, वो इसी तरह तेरे हवास पर छाए रहेगा तो एक दिन तू मोम हो जाएगी। उससे पहले मर जाऊंगी। मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, जान से जाऊंगी, धर्म से नहीं। क्या अभी उसके पास गई थी? हाँ, मजबूरी है। वो 2 हीरे हासिल नहीं होंगे तो मेरी आइंदा कामयाबियाँ मशकूक रहेंगी। बेटी, ये मुकद्दर की चालबाजी है। तेरा मुकद्दर हीरों के बहाने तुझे उससे करीब रखता है। तू खूंटे से बंधी हुई गाय है, रस्से की लंबाई तक दूर भागती है, फिर भी खूंटे से वाबस्ता रहती है। वो बोली, कोई ऐसी जिद्दी और सरकश गाय भी होती है जो खूंटे को जड़ से उखाड़ कर अपने साथ ले जाती है। क्या मैं पारस को उखाड़ कर उसे अपना धर्म कबूल नहीं करा सकती? क्या मैं उसे हिंदू नहीं बना सकती? ये बात नामुमकिन है। एक बार, सिर्फ एक बार किसी तरह उसका दिमाग कमज़ोर हो जाए और मैं उस पर मुसल्लत हो जाऊं तो फिर राजी खुशी उसकी धर्म पत्नी बन जाऊंगी। वो दाइमा से अलग हुई, फिर एक सरदा भर कर बोली, यही समझ में नहीं आता कि उस बिल्ले के गले में घंटी कैसे बांधूं। बेटी, औरत अपने मर्द को असीर करने की जिद कर ले तो बहुत दूर तक प्लानिंग कर लेती है। इसीलिए तिरिया चलत्तर यानी औरत की चालबाजी को दुनिया मानती है। तू जिद कर ले कि उसका ईमान बदल देगी, फिर देख लेना वो तेरे कदमों में होगा। ये तो तारीख़ आदम है कि ईमान से जाने वाला आदमी जन्नत से निकलकर औरत के कदमों में ही गिरता है। दाई माँ, तुम्हारी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिलता है। अब मैं उसे अपने धर्म में लाने की प्लानिंग करती रहूंगी। जल्द या बदेर कामयाबी ज़रूर होगी। वो बैठने के लिए फिर इजी चेयर के पास आई, फिर ठिठक गई। इस चेयर पर बैठने के बाद पारस ने 3 बार उसे पकड़ा था और वो भाग आई थी। वो इस इजी चेयर से कतरा कर एक सोफे पर बैठी। इस बार उसने फैसला किया कि पारस से दिखावे की मोहब्बत करेगी। इसके बगैर वो जाल में नहीं फंसेगा। उसने मुखातिब किया, पारस, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी भाग दौड़ से परेशानी का यकीन हो रहा है। प्लीज़ मेरी बात को मजाक ना समझो। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है। मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ, बोलो क्या चाहती हो? मुझे नहूसतों ने घेर रखा है। मेरा भाई पैपै सरना किसी काम का ना रहा। मरीना धोखा दे गई। जिस काम में हाथ डालती हूँ वो काम बिगड़ जाता है। इसकी वजह सिर्फ एक है, वो ये कि तुम अकेली हो। मेरा नेक मशवरा मानो और शादी कर लो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना बनाकर किसी और से शादी का मशवरा दे रहे हो। मैंने कब कहा है कि किसी और से करो? वो चौंक गई। उसे गलती का एहसास हुआ, फिर बोली, मैं तुमसे भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो। क्या आग पानी से दोस्ती कर सकती है? अपनी आग बुझाने के लिए कर सकती है। मसला आग बुझाने का नहीं, नहूसतों का है। आकला सानी ने तुम्हारे सामने कहा था कि वो 2 हीरे जिसके पास यकजा होंगे उस पर बदबख्ती कभी नहीं आएगी। मेरी जान, मैंने वो हीरे इसीलिए इदारे में नहीं दिए, अपने पास रखे कि तुम्हें किसी वक्त भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या सच कहते हो? कहता हूँ सच, के झूठ की आदत नहीं मुझे। क्या तुमने मेरी खातिर उन्हें संभाल कर रखा हुआ है? क्या यूं संभाल कर रखने की कोई ख़ास वजह है? तुम खुद ही समझो। मेरी ज़िंदगी में कितनी ही हसीनाएं आती जाती रहती हैं। इन दिनों बारबरा मेरे साथ है। मैं 2 हीरों का ताज बनाकर किसी के भी सर पर रख दूँ तो वो मलका आलम बन जाए, सारी दुनिया पर हुक्मरानी करे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उन्हें सिर्फ मेरी खातिर अपने पास रखा। तुम सिर्फ मुझे मलका आलम बनाना चाहते हो। हाय पारस, तुम मुझे इस कदर चाहते हो। अब मैं सच्चे दिल से तुम्हारी कदर करूँगी। अल्लाह तुम्हें और सच्चाइयाँ दे। मैं वादा करती हूँ तमाम उम्र तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँगी। अल्लाह तुम्हें और नेकी दे। क्या तुम मेरी नहूसतों को दूर नहीं करोगे? ज़रूर करूँगा। 2 चश्मी हीरे तुम्हारे हवाले कर दूँगा। हाय, मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊँ। कब करोगे? जब कहोगी, जहाँ कहोगी।
हर मुल्क के बैंक में मेरे लॉकर्स हैं। तुम किस मुल्क में हो? मैं मियामी में था, अब वाशिंगटन आ गया हूँ। क्या नक्शा हासिल कर चुके हो? तुम पटरी बदल रही हो। नक्शा बहुत अहम है पारस। तो फिर हीरों को छोड़ो और नक्शे की बात करो। वो नक्शा तुम्हें मिल सकता है। हीरे मेरी खुशकिस्मती के लिए लाजमी है। ये मुझे मिल जाएंगे तो यकीन है कि तुम नक्शा भी मुझे ही दोगे। सच पूछो तो वो नक्शा भी मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। देखो, झूठ ना बोलो, तुम्हें मेरी कसम है। तुम्हारी कसम सच कह रहा हूँ, वो नक्शा हमारे पास रहेगा। हम दोनों टेलीपैथी के बच्चे पैदा करेंगे। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। बेहतर है पहले हीरों का मामला तय करो। मैं तुम्हें बैंक का नाम बता रही हूँ, तुम उसके मैनेजर से मिलो। मैं मैनेजर के दिमाग में रहूंगी, उसके ज़रिए अपना लॉकर खुलवाऊंगी। तुम वो 2 चश्मी हीरे उसमें रख देना। क्या इसी तरह सच्चे दिल से कदर की जाती है? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरी प्यारी महबूबा, दुनिया के सबसे कीमती हीरे तोहफे के तौर पर हाथों में दिए जाते हैं, बैंक में नहीं रखे जाते। क्या तुम मेरे सामने आकर मेरे हाथों में देना चाहते हो? क्या ये गलत तरीका है? क्या सारी उम्र दोस्ती करने का वादा करने के बाद मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? हाँ, मैं भरोसा करूंगी, मगर रफ्ता रफ्ता। तो फिर रफ्ता रफ्ता एतमाद करना सीखती रहो। उन हीरों की कीमत दुनिया जहान की दौलत नहीं, सिर्फ एतमाद और दोस्ती है। ये फरहाद अली तैमूर का बेटा तुमसे वादा करता है कि तुमसे मिलकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस मुलाकात के पुरमसरत मौका पर वो तुम्हें खुशबख्ती का तोहफा देगा। वो एक सर्द आह भरकर बोली, मैं उलझ गई हूँ, मुझे सोचने का मौका दो। सोचने के लिए को उम्र पड़ी है, सोचती रहो। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। परेशान होकर सोचने लगी कि इस मक्कार से पाला पड़े। क्या इसके सामने औरत की बदनामी ज़माना चालबाजियाँ काम आएंगी? दाइमा ने पूछा, बेटी चाय पियोगी? हाँ पिलाओ, मेरा सर दुख रहा है। वो चाय बनाने लगी। ये अपनी डमी के पास पहुंचकर वहाँ के हालात मालूम करने लगी। वो यहूदी हैरी तनवीमी नींद में था। दूसरे बिस्तर पर आदिल भी तनवीमी नींद में डूबा हुआ था और उसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तब्दील किया जा रहा था। वह मुतमईन होकर वापस आ गई। दाई माँ ने चाय ला कर दी। वो एक एक घोंट पीने लगी और उसे पारस से होने वाली गुफ्तगू सुनाने लगी। बूढ़ी ने सारी बातें सुनकर कहा, उस पर कभी भरोसा न करना। अगर उसकी नीयत अच्छी होती तो वो हीरे उसी दिन तेरे हवाले कर देता। उस रात वह मुझे नहीं जानता था कि मैं शीत आ रहा हूँ। अगर जानता तो शायद दे देता। अगर जानता तो तुझे पकड़ कर ले जाता और मुसलमान बना डालता। दाइमा, कोई किसी का धर्म ज़बरदस्ती कैसे बदल सकता है? धर्म ईमान का ताल्लुक दिल से है। मालूम होता है तो दिल से मजबूर हो रही है। ये भूल रही है कि हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के जरिए एक मज़हब को मिटाकर दूसरा मज़हब जहन में नक्श किया जा सकता है। मैं चाय पी रही हूँ, फिर भी मेरा सर दुख रहा है। बेहतर है अभी पारस के बारे में सोचना छोड़ दे। कैसे छोड़ दूँ? अभी उसने एक शोशा और छोड़ा है। शायद ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा हासिल कर चुका है। तूने बताया था कि जर्नल के तरफ बड़ा सख्त पहरा लग रहेगा। फिर उस नक्शे तक भला कौन पहुंच सकता है? मैं अभी मालूम करती हूँ। वो पारस के पास आई। उसने जुराबें पहनते हुए पूछा, अब क्यों आई हो? तुम मुझे कैसे पहचान लेते हो? ये गैर ज़रूरी सवाल है। मकसद बताओ और जाओ। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? किस रिश्ते से पास रहोगी? मैं तुम्हारी चहेती हूँ, प्यारी चहेती। मकसद बताओ वरना मैं सांस रोक लूँगा। क्या तुमने वाकई वो नक्शा हासिल कर लिया? थोड़ी देर बाद हासिल हो जाएगा। इसके लिए कौमी बैंक जा रहा हूँ। कौमी बैंक? शीतारा को याद आया। उसे सुपर मास्टर जॉन ब्लॉशर के जरिए मालूम हुआ था कि उस नक्शे को मियामी के नेवी हेडक्वार्टर से लाकर वाशिंगटन के कौमी बैंक में रखा जाएगा। पारस ने सांस रोक ली थी। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी, ये पारस कौमी बैंक के लॉकर से वो नक्शा कैसे निकालेगा? वो सुपर मास्टर के पास आकर बोली, नक्शे के बारे में बताओ। क्या बताऊं? वो किसी के हाथ नहीं लगा। कौमी बैंक के सेफ में रखा हुआ है। तुम अपने खास सुराग रसानों को कौमी बैंक के उस हिस्से में भेजो जहां वो आयरन सेफ है। पारस वो नक्शा हासिल करने आ रहा है। कैसी बातें करती हो शीतारा? उसके फरिश्ते भी उस आयरन सेफ तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्या उस नक्शे की नकल जनरल वास्कोडी के पास हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खाली हाथ बैंक से घर गया है। हो सकता है उसने वर्दी में छुपा ली हो। बैंक से बाहर निकलने से पहले जनरल की पूरी तरह तलाशी ली गई थी। तुम कैसे कहती हो कि पारस उसे हासिल करने के लिए कौमी बैंक में आ रहा है? पारस ने खुद मुझसे कहा है। वो इस मामले में तुम्हें धोखा दे रहा है। ज़रा सोचो, इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं। बैंक के बड़े बड़े आहनी दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्या वो चूंटी बनकर अंदर जाएगा? इसका मतलब है वो मुझे गुमराह करके किसी और तरफ गया है। तुम अपने आदमियों के साथ जनरल और उसकी कोठी पर नजर रखो, मैं अभी आती हूँ। वो वॉशिंगटन की डमी शीतारा के पास आकर बोली, सरना और चंद मातियतों को लेकर जनरल की कोठी का मुहासरा करो और आने जाने वालों पर नजर रखो। वहां तुम्हें पारस के कद और जिसामत वाला कोई जवान नजर आ सकता है। आंखें खुली रखना, मैं आती जाती रहूंगी। वह वापस आकर दाई माँ से बोली, मुझे एक कप और पिलाओ। बूढ़ी माँ ने थर्मस से प्याली में चाय उंडेलते हुए पूछा, क्या हो रहा है? ये पारस ऐसा दर्दे सर बन गया है कि मुझे बार बार चाय पीने की आदत पड़ गई है। क्या फिर कोई परेशानी की बात है? परेशानी इतनी नहीं है, अलबत्ता फिक्र है कि क्या होगा। पारस यकीनन नक्शा हासिल करने के लिए जनरल के घर गया होगा। वह मुझे इस मामले में गुमराह कर रहा था। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो भी चाहता है कि तुम उसके पीछे लगी रहो। उसकी चालों को अच्छी तरह समझा करो। समझ रही हूँ। मेरे डमी मातियतों के साथ जनरल की कोठी का मुहासरा कर चुकी होगी और सुपर मास्टर तो कोठी के अंदर भी जा सकेगा। यूँ मुझे अंदर और बाहर की इतलात मिलती रहेंगी। पारस जो भी चाल चलेगा वो मुझसे छुपी नहीं रहेगी।
वो एक घोंट चाय पीती रही। दाई माँ ने पूछा, क्या मरीना ऐसे वक्त खामोश बैठी रहेगी? उसने चौंक कर उसे देखा, फिर अपने डमी के पास पहुंचकर बोली, क्या तुम मुहासरा कर चुकी हो? मैं एक मातहत के साथ कोठी के सामने हूँ। सरना एक मातहत के साथ कोठी के पीछे है। क्या तुम जर्नल की साली को पहचानती हो? नहीं, लेकिन सरना ने पिछली रात उसकी साली को मियामी के शराब खाने में देखा था। तुम कोठी के पीछे जाओ, मैं सरना को यहाँ सामने ला रही हूँ। वो डमी सरना के पास आकर बोली, कोठी के सामने आओ। अगर जर्नल की साली नजर आए तो मुझे बताना। डमी शीतारा यहाँ तुम्हारी जगह आ रही है।